हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच लड़ाई झगड़े और मनमुटाव को हम हर दिन कभी अखबारों के जरिए तो कभी नेशनल टेलीविजन के जरिए देख और पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन दोनों देशों के बीच मनमुटाव की शुरुआत कहां से स्टार्ट हुई और इसके पीछे की वजह क्या है, और क्या तब उस समय किसी शख्स या देश ने इसे सुलझाने की कोशिश की या नहीं। आज हम इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे से संबंधित फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इस मनमुटाव की लड़ाई में रेड क्लिफ लाइन आखिर है क्या, और क्यों दोनों देशों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, और क्या है पूरी कहानी। सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। भारत पाक के बीच मनमुटाव की शुरुआत। दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है 1857 में हुए सशक्त विद्रोह से, जो देश का सबसे पहला स्वतंत्रता आंदोलन था। और उस वक्त मेरठ की छावनी से शुरू हुए विद्रोह को भारी जन समर्थन मिल रहा था। आजादी की चाहत रखने वाले लगातार इस आंदोलन से जुड़ते जा रहे थे, जिसके बाद देखते ही देखते आंदोलन कब एक बड़ी क्रांति में तब्दील हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और फिर साल आया 1905, जिसमें बंगाल विभाजन के बाद आजादी की लड़ाई और तेज हो गई। और देखते ही देखते 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी कर दी गई। दरअसल मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लेकिन फिर देखते ही देखते हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ने लगा। ऐसे में 1938 में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच मुस्लिमों को लेकर बातचीत हुई थी और आजादी का आंदोलन भी साथ साथ चल रहा था। लेकिन 1940 में मुसलमानों के बढ़ते मुद्दों के बीच मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में पहली बार मुसलमानों के लिए अलग से मुस्लिम देश बनाने की मांग उठाई, जिसके बाद भीषण कत्लेआम शुरू हुआ। सिंध और बंगाल में हिंदुओं को खुलेआम मारा गया, तो वहीं हिंदू बाहुल क्षेत्रों में मुसलमानों को मार दिया गया। साल 1946 में कलकत्ता में भीषण दंगे हुए, जिसमें 5000 से अधिक लोग मारे गए। इन्हीं तमाम घटनाओं के बाद आजादी का सपना देखने वाले तमाम नेताओं पर विभाजन को स्वीकार करने का दबाव बनने लगा और फिर 1947 में विभाजन को मंजूरी मिल गई। हालांकि महात्मा गांधी इस विभाजन को शुरू से ही रोकना चाह रहे थे और सबको एक साथ लेकर चलना चाहते थे। और फिर 14 और 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। लेकिन इस पर 2 महीने पहले 15 जून 1947 को ये मुहर लग गई थी, जब नई दिल्ली में कांग्रेस के अधिवेशन में बंटवारे के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। इसके बाद 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देशों को बांटने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी रेड क्लिफ लाइन की। रेड क्लिफ लाइन क्या है? ये दोनों देशों के बीच विश्व के सबसे बड़े बंटवारे, जिसको लोग पार्टीशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और उस बंटवारे के लिए एक रेखा खींची गई, जिसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। 3310 किलोमीटर लंबी ये रेखा देश की आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 को ही खींच दी गई थी। लेकिन इसे आजादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को दोनों देशों के नक्शों के साथ पेश किया गया। ये रेखा पंजाब राज्य के साथ सबसे कम 514 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो वही गुजरात सबसे अधिक 1070 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कौन थे सर सिरिल रेडक्लिफ? 30 मार्च 1899 को एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ था जिसने भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को न सिर्फ नक्शे पर खींचा था, बल्कि उसे जमीनी हकीकत से भी जूझना पड़ा था। अब तो आप आइडिया लगा ही सकते होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े और विवादास्पद बंटवारे की लकीर खींचने वाले सर सिरिल रेडक्लिफ की। सर सिरिल रेडक्लिफ ब्रिटेन के वेल्स में रहने वाले एक सेना के कप्तान के बेटे थे। उनकी शिक्षा ब्रिटेन के हैलीबेरी कॉलेज में हुई थी। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड में वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक वकील के रूप में प्रसिद्ध हुए वो, और फिर बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे सूचना मंत्रालय में आए और साल 1941 में उसके डायरेक्टर जनरल भी रहे। क्या थी अंग्रेजों की मंशा? अंग्रेज अफसर इस बात को अच्छे से जानते थे कि बंटवारे की रेखा भविष्य में भी अंग्रेजों की भूमिका पर सवाल खड़ा करेगी, इसलिए एक निष्पक्ष व्यक्ति का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसी कोई निष्पक्ष व्यक्ति को ढूंढने लगी और उनकी नजर सूचना मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल रेडक्लिफ पर पड़ी, और वो उनके लिए फिट भी थे। रेडक्लिफ का भारत से कोई लेना देना नहीं था और उनको भारत के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी भी नहीं थी। और कुछ इतिहासकारों की माने तो दलीलें ये भी दी जाती है कि भारत के बारे में जानकारी ना होना ही रेडक्लिफ की सबसे प्रमुख योग्यता थी। इसलिए उन्हें एक हिंदू और मुस्लिम वकील की मदद से विभाजन रेखा की जिम्मेदारी दी गई और इसके बाद उन्हें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के पास होने के बाद 2 सीमा समितियों का चेयरमैन भी बनाया गया। उनकी एक कॉलोनियल ड्यूटी थी
कि वे दोनों देश भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को इस तरह से खींचे कि भारत के अधिकांश हिस्से में सिख और हिंदू आए और पाकिस्तान के हिस्से में अधिकांश मुस्लिम इलाके आए। दोस्तों, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि रेडक्लिफ को इस काम को पूरा करने के लिए 2 हफ्ते से भी कम का समय दिया गया था, जो कि काम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम समय था। 2 देशों के बीच की दूरी को इतने कम समय में खींचना बहुत बड़ा टास्क था दोस्तों। फिर भी रेडक्लिफ ने अपना काम निपटाकर नक्शे 9 अगस्त 1947 को ही दे दिए थे, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान पाकिस्तान की आजादी के 3 और भारत की आजादी के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त 1947 को हुआ था। फिर भी लगातार ये आरोप लगाया जाता रहा है कि रेडक्लिफ ने अपनी रिपोर्ट देर से सौंपी थी, लेकिन सच ये भी है कि रेडक्लिफ एक संवेदनशील व्यक्ति थे। बाद में उन्होंने स्वीकारा था कि अगर उन्हें कम से कम 6 महीने का समय मिल गया होता तो अपना काम और बेहतर कर पाते। जब रेडक्लिफ को पता चला कि उनके काम से दोनों ही पक्ष भारत और पाकिस्तान खुश नहीं है, तो उन्होंने इतने बड़े काम की फीस लेने से साफ मना कर दिया। रेडक्लिफ कभी भारत नहीं लौटे। नाटक ड्राइंग द लाइन में रेडक्लिफ का किरदार निभाने वाले ब्रिटिश अभिनेता टॉम बियर्ड का मानना है कि वे शालीन और बिना पक्षपात करने वाले इंसान थे, लेकिन आखिर में वो शायद अपने काम को ठीक से अंजाम नहीं दे पाए। नाटक की रिहर्सल के दौरान टॉम ने बताया, मेरे ख्याल से रेडक्लिफ पूरी तरह से सही काम करना चाहते थे। उन्हें बहुत ही जटिल काम में झोंक दिया गया था और समय भी बहुत कम था। नाटक में काम करने वाले कलाकार मानते हैं कि 75 साल पहले हुए बंटवारे का खामियाजा आज की पीढ़ियां भी झेल रही है। कैसे पाकिस्तान को मिला लाहौर? आपको बता दें, भारत के वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर विभाजन के समय उन दिनों सियालकोट में रहते थे। वे उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने बाद में रेडक्लिफ से लंदन में मुलाकात की थी, और इस दौरान कुलदीप नैयर से रेडक्लिफ ने आप बीती सुनाते हुए कहा था, मुझे सीमा रेखा खींचने के लिए बहुत कम समय मिला था और उस वक्त मैंने बस एक बार हवाई जहाज के जरिए दौरा किया था। मुझे ना ही सीमा का पता था और ना ही इसके लोकेशन के बारे में, यहाँ तक कि मेरे पास जिलों का नक्शे भी नहीं थे। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि मैंने देखा लाहौर में हिंदुओं की ज्यादा संपत्ति थी, लेकिन मैंने ये भी पाया कि पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर नहीं आ रहा है। मैंने लाहौर को भारत से निकालकर पाकिस्तान को दे दिया, जो कि उस वक्त मुझे ठीक लगा। अब इसे सही कहो या कुछ और, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। पाकिस्तान के लोग मुझसे नाराज है, लेकिन उन्हें खुश होना चाहिए कि मैंने उन्हें लाहौर दे दिया। जब कुलदीप भारत वापस आए तो उनसे मीडिया ने पूछा कि बंटवारे के वक्त लाखों लोगों की जान गई थी, क्या रेडक्लिफ को इसे लेकर अफसोस था या नहीं? कुलदीप नैयर ने बताया कि इस बारे में रेडक्लिफ से कोई सीधी बात नहीं हुई, लेकिन उन्हें बातचीत से ऐसा लगा कि रेडक्लिफ बहुत ही सेंसिटिव इंसान थे और बातों के दौरान ये साफ झलक रहा था कि वो उस बंटवारे से खुश नहीं थे। वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आवाम को बस अच्छे से खुशी खुशी बांटना चाहते थे, लेकिन उनकी ये मंशा पूरी नहीं हो सकी और आज भी दोनों देश इसी लाइन को लेकर मारामारी करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम टीवी के जरिए बॉर्डर पर देख ही रहे कि कैसे दोनों देश के सैनिक एक दूसरे के खून के प्यासे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की और रेडक्लिफ से जुड़ी तथ्यों की। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 1977 को सर रेडक्लिफ की 78 साल की उम्र में मौत हो गई थी, लेकिन फिर भी दुनिया के 2 देशों के सबसे बड़े बंटवारे को उनके नाम पर आज भी याद किया जाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको कुछ सुझाव या नए टॉपिक पर वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक द मिस्टिकल एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन दबाकर दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।